हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को, जिसके अंतर्गत कर रहे हैं हम इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट। और पिछली क्लास में हमने इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को आपके सामने रखा था, और जहां पर हमने आपको स्पष्ट किया था कि किस प्रकार से चतुष्फल की रिक्तियां होती हैं और कैसे अष्टफल की रिक्तियां होती हैं, उन बातों पर हमने चर्चा करी थी। आज इसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक्स में दो तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उसके बाद कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, आज हम इन्हीं को हल करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इन प्रश्नों को। सबसे पहले हमारा आता है उदाहरण 1.3 है। इसके अनुसार एक तत्व की कोशिका की संरचना अंतः केंद्रित घन है, बीसीसी जिसे हम कहते हैं, यानी कि बॉडी सेंटर क्यूब्ड है। कोशिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। तो ये चीजें हमें दी हुई हैं और 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रश्न में जो डाटा हमें दिया हुआ है, सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर, ये है हमारा उदाहरण 1.3 और यह दिया हुआ है तत्व की एक तो हमें दे दी, तत्व कैसा है, बीसीसी, जिसे अंतः केंद्रित घन कहते हैं। और कोशिका कोर जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 288 पीएम। ए का मान दे दिया 288 पीएम। पीएम मतलब पिकोमीटर, यानी कि 288 गुणा 10 की घात -12 मीटर, पहली चीज हमें दी है। सेकंड हमें दी है कि तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें क्या दे दिया, तत्व का जो घनत्व दे दिया 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और तीसरी चीज उन्हें देती कि ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। तत्व की मात्रा हमें दे दी, यानी कि तत्व का द्रव्यमान 208 ग्राम दे दिया और बता दिया, पूछा है कि इसमें परमाणुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये हमारा क्या है, प्रश्न। तो देखिए किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे, इसको समझिए। इस प्रश्न में ये क्या कह रहा है कि 208 ग्राम हमें तत्व दे दिया। मान लेते हैं मैंने यहां पर एक 208 ग्राम तत्व का ऐसे करके एक ब्लॉक बना लिया। ये 208 ग्राम हमारे पास तत्व है, तो इसका कुछ ना कुछ आयतन जरूर होगा। अब इसने कहा इस 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। तो यदि आपको यह पता चल जाए कि इस 208 ग्राम तत्व का जो आयतन है, इसमें एकक कोशिकाओं की संख्या कितनी है, यूनिट सेल्स कितने हैं, और यूनिट सेल कौन से टाइप्स के हैं, आप जानते हैं बीसीसी हैं। और बीसीसी होते हैं तो आपको पता है बीसीसी के एक एकक कोशिका में जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 2 होती है। कैसे होती है, क्योंकि किनारों पर 8 परमाणु होते हैं एक घन में, और जो 8 परमाणु होते हैं उनका केवल 1/8वां भाग ही जो हमारी यूनिट सेल होता है उसके अंदर काउंट होता है। तो एक तो हो गया, और एक ये बॉडी सेंटर्ड है, अंतर केंद्रित है, तो एक हमारा परमाणु बिल्कुल केंद्र में होता है। तो टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 2। तो लिखते हैं चूंकि बीसीसी में परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी होती है, 2। तो यदि आपको यह पता चल जाए कि इस 208 ग्राम जो हमारे पास तत्व है इसमें कितनी एकक कोशिकाएं हैं, तो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे कि इसमें कुल परमाणु कितने होंगे। तो उसे कैसे ज्ञात करेंगे, वो भी काफी आसान है। देखिए आपको तत्व का घनत्व दिया हुआ है और आपको क्या दे रखा है, एक एकक कोशिका जो हमारा घन होता है, घन की कोर भी दे रखी। तो घन की कोर से हम क्या ज्ञात करेंगे, उस घन का एकक कोशिका का आयतन ज्ञात कर लेंगे। और इस तत्व के घनत्व और द्रव्यमान से हम इस तत्व का जो हमें ब्लॉक दे रखा है, तत्व का एक टुकड़ा दे रखा है, उसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। कुल आयतन में एकक कोशिका के आयतन का भाग दे देंगे तो आपको कोशिकाओं की संख्या पता चल जाएगी। तो आप क्या ज्ञात कर लेंगे, परमाणु की संख्या। तो यही करना है। सबसे पहले इसका आयतन निकालते हैं। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है जबकि ये मीटर में है। तो इसे भी क्या कर देंगे, हम चेंज करेंगे, किसमें, हम करेंगे इसे सेंटीमीटर में। तो हमने कहा ये बराबर हमारा ए आ जाएगा 288 गुणा 10 की घात माइनस ये 12 है। 1 मीटर में 10 की घात 2 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 की घात -12 प्लस 2 यानी कि 10 की घात -10 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। तो लिख लेते हैं एकक कोशिका का आयतन। और आप जानते हैं आयतन क्या होता है, ए क्यूब क्या होता है। तो ए क्यूब मतलब इसका क्यूब,
यह गया 288 गुणा 10 की घात माइनस 10 का क्यूब। जब इसे क्यूब करके हल करेंगे तो ये हमारा लगभग आएगा 28.88 और बल्कि 28.88 नहीं आएगा, 2.39 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 23 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। हमें एकक कोष्ठिका का आयतन पता चल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो 208 ग्राम हमारे पास द्रव्यमान दिया हुआ है इसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम जानते हैं चूंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो लिखते हैं चूंकि आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व। तो एक 208 ग्राम का हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो उसका द्रव्यमान तो कितना हो गया, 208 ग्राम हमें दिया हुआ है, द्रव्यमान 208 ग्राम, और साथ में घनत्व भी दे रखा 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इससे जब इसे भाग देंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो लगभग हमने कैलकुलेट करके रखा है 28.88 या गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ गया। तो ये एकक कोष्ठिका का आयतन ये पता चल गया। और कुल आयतन क्या है, ये इसे क्या लिखेंगे, कुल आयतन, हमें ये पता चल गया। तो अब एकक कोष्ठिकाओं की संख्या तो यहां लिखते हैं, अतः ये कट गया है, इसे मिटा देते हैं। अतः एकक कोष्ठिकाओं की संख्या बराबर क्या आएगा, कुल आयतन में आपको भाग दे देना है एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन, इसका भाग देना है। तो कुल आयतन हमारा कितना आया, यहां देखिए 28.88, ये है हमारा 28.88, और इसमें किसका भाग देना है, हमें इसका भाग देना है 2.39 गुणा 10 की घात 23, 2.39 गुणा 10 की घात कितना है -23। जब इसे भाग देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 12.08 गुणा 10 की घात 23 आ जाएगा। यानी कि अतः एकक कोष्ठिकाओं की संख्या हमें पता चल गई कि एकक कोष्ठिकाएं कितनी होगी, इतनी होगी। अब एकक कोष्ठिकाएं यदि आपको पता चल गई है तो अब आप परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक एकक कोष्ठिका में BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। तो लिखेंगे अतः 208 ग्राम में कुल परमाणु बराबर एकक कोष्ठिका की संख्या गुणा 2। क्यों, क्योंकि हमने कहा एक एकक कोष्ठिका में 2 परमाणु है। एकक कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी, इतनी। तो लिख लिया 12.08 गुणा 10 की घात 23 गुणा 2, तो कितना हो गया, 12 दूनी 24.1816 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। इतने परमाणु होंगे 208 ग्राम में। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें हम, जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया है उदाहरण 1.4, उदाहरण 1.4 क्या है उदाहरण। इसके अनुसार एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला है कि तांबा 3.608 गुणा 10 की घात -8 कोष्ठिका कोर के साथ FCC एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। तो कौन सी कोष्ठिका बन रही है, FCC, यानी कि फेस सेंटर, फलक केंद्रित घन बन रहा है इसमें। तो एक दूसरे प्रयोग से तांबे का घनत्व भी हमें पता चल गया, 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमें ज्ञात है। तांबे का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखिए यदि आपको मोलर द्रव्यमान पता चल जाए तो परमाणविक द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो हमें जो डाटा दिए हैं पहले वो लिख लेते हैं। हमें एकक कोष्ठिकाओं की कोर दे दी, यानी कि हमें एक ही वैल्यू हमें दे दी, ये दिया है 3.608 गुणा 10 की घात कितना दे दिया है, -8, पहली चीज। दूसरा हमें दे दिया, कौन सी दे दी, हमें ये दे दी FCC दे दी। FCC दे दी तो इसका मतलब Z का मान कितना होगा, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में Z की वैल्यू होती है 4, ध्यान रखिएगा। और साथ में हमें दे दिया घनत्व दे दिया तांबे का 8.92, यानी कि घनत्व D हमें दे दिया 8.92, और ये हमें दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें इतना इन्होंने दे दिया है। तो तांबे का परमाणविक द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम सीधे सूत्र जानते हैं
चूंकि घनत्व D बराबर, पिछले सेशन में हमने क्या करा था, आपको ये वाला फार्मूला ड्राइव करवाया था, और ये वाला हमारा फार्मूला होता है D बराबर होता है ZM बटे A क्यूब NA। ये हमने आपको पिछली बार बताया था। हमें यहां पर M ज्ञात करना है, मोलर द्रव्यमान। यदि मोलर द्रव्यमान पता चल जाएगा तो उसी मोलर द्रव्यमान को, यदि जो कि हमारे पास ग्राम पर मोल में आता है, यदि उसको हम AMU लिख दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो हमें कुल मिला के M ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, M बराबर, M का फार्मूला ये क्या हो जाएगा, D की यहां मल्टीप्लाई A क्यूब आ जाएगा, NA आ जाएगा, और बटे यहां पर क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो वैल्यूज रख लें, M बराबर D, घनत्व का मान कितना है 8.92 हमें दे दिया है, और A क्यूब यानी कि कोष्ठिका कितनी दे दी, 3.608 गुणा 10 की घात -8, और इसका क्या होगा क्यूब, मल्टीप्लाई Na क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या। तो अवोगाद्रो संख्या हमारे को कितनी दे रखी है, ये होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23, ये हमें पता होती है। और बटे Z की वैल्यू कितनी है, अभी हमने यहां लिखी है, क्योंकि ये FCC है इसलिए Z एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। तो इसको किससे कर दिया हमने, 4 से भाग दिया। जब इसे टोटल हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो लगभग आएगी 63.1, और ये हमारी आ जाएगी ग्राम पर मोल। तो ये क्या निकला, मोलर द्रव्यमान निकला। यदि परमाणुवीय द्रव्यमान चाहिए, क्या लिखेंगे, परमाणुवीय द्रव्यमान। तो इसी संख्या को जो 63.1 ग्राम पर मोल है, इसी के आगे आप AMU लिख देंगे तो ये परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, यानी कि हो गया 63.1। AMU लिखिए या केवल U लिख लीजिए। U मतलब एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान संख्या मात्रक, या फिर U यानी कि यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान, दोनों एक ही चीज होती है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला जो एग्जाम्पल है इस टॉपिक का वो 1.5, जो कि इस प्रकार से, इसके अनुसार सिल्वर CCP जालक बनाता है और एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला है कि इसकी एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, परमाणुविक द्रव्यमान हमें दिया हुआ है। तो पहला तो सिल्वर CCP जालक बना रहा है। कैसा जालक बना रहा है, CCP। और CCP जालक हमारा क्या होता है, FCC जालक के बराबर होता है, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूब, यानी कि फलक केंद्रित घन एकक कोष्ठिका। और यदि ये दिया है FCC है तो आपको यहीं पे पता चल जाना चाहिए Z की संख्या। FCC में परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4, पहली बात। दूसरा हमारे को क्या कर रहा है, एक्स किरणों विवर्तन से इसकी एकक कोष्ठिका की कोर 408.6 pm है, यानी कि A का मान दे दिया 408.6 pm, पिकोमीटर दे दिया हमारे को। अब साथ में इन्होंने दे दिया है परमाणुविक द्रव्यमान 107.9, परमाणुविक द्रव्यमान यानी कि मोलर द्रव्यमान जिसे हम ले लेंगे 107.9, U दिया है, इसी को हम लिख लेंगे 107.9 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मोलर द्रव्यमान बन जाएगा। तो हमें मोलर द्रव्यमान भी पता चल गया। हमें क्या ज्ञात करना है, घनत्व ज्ञात करने के लिए इसने कहा है कि सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, D का मान हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये ग्राम पर मोल में है, हमारे पास ये भी पता चल गया। ये जो मीटर में है इसे हम सेंटीमीटर में बदल दें, तो जो MKS पद्धति है वो CGS पद्धति में बदल दें पूरी की पूरी, तो हमारा आंसर उसी रूप में आ जाएगा। यानी कि जो घनत्व निकलेगा वो हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकल जाएगा। यदि हम इसे MKS पद्धति में चेंज करते हैं तो इस ग्राम को किलोग्राम में करना पड़ेगा कन्वर्ट, और ये तो हमारा मीटर में ही रहेगा। तो हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, 408.66 है, 408.6। और पिकोमीटर तो मीटर होता है 10 की घात -12 मीटर, लेकिन उसे सेंटीमीटर में करेंगे तो 10 की घात -12 प्लस 2 कर देंगे, 10 की घात -10 आ जाएगा, गुणा 10 की घात -10 मीटर। ये हमारे पास आ गई घन की कोर। अब हमें सीधी सीधी बात है, जो घनत्व का जो हमारे पास कह सकते हैं फार्मूला होता है वो हमें पता होना चाहिए। हमारा घनत्व का फार्मूला होता है D = होता है ZM बटे, साथ में हमारा आप जानते हैं AQ × NA के बराबर आता है, जहां Z का मान हमें पता है, M है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान भी हमें पता है इतना है, A³ घर की क्या है, कोर है, ये भी हमें पता है घन की कोर, NA क्या होती है,
हम जानते हैं जिसको हम आवागाद्रो संख्या होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो सारे मान इसमें रखते हैं, हमारे पास डी का मान आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट करें, डी बराबर जेड का मान हो गया 4, मोलर द्रव्यमान कितना हो गया 107.9 बटे ए क्यूब, ए का मान कितना हो गया 408.6 गुणा 10 की घात माइनस 10 का क्यूब मल्टीप्लाई एन ए यानी कि आवागाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10 की घात 23। जब आप इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू जो डी की निकल के आएगी 10.5 और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप घनत्व पर इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, आपका मान लगभग इतना ही आएगा। हमने क्या करा, इसे कैलकुलेट करके पहले से रखा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला देखें, अब इसके बाद जो हमारा आता है वो होते हैं पाठ्य निहित प्रश्न, यानी कि चैप्टर के बीच में इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न दिए हैं अब उनको हम हल करने वाले हैं। तो यदि आप टॉपिक को देखिए अच्छे से समझते हैं तो इन सब प्रश्नों को जरूर हल कीजिएगा। आपके जो हम कह सकते हैं जो कुछ कमियां रह गई होगी थ्योरी में वो यहां सब एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं 1.14, प्रश्न कौन सा है हमारा, प्रश्न है 1.14। क्या कह रहा है ये, एक अणु की वर्ग निविड़ संकुलित परत में द्विविमीय उप सह संयोजन संख्या क्या है। एक अणु की वर्ग निविड़ संकुलित परत, तो आप जानते हैं वर्ग निविड़ संकुलित परत कब बनती है, जब एक अणु के ठीक ऊपर वैसा ही हम क्या कर दें, अणु रख दें। अणु इसका मतलब अवयवी कण, उसको ठीक उसी के ऊपर रख दें तो दो जो स्ट्रक्चर बनता है वो वर्ग वाला, वर्ग निविड़ वाला होता है। उसकी अपसर संयोजन संख्या बतानी है और ये द्विविमीय कह रहा है। द्विविमीय का अर्थ हो गया कि हम इस प्रकार से इसे बनाएंगे, ये एक अणु आ गया, ये दूसरा अणु आ गया, ये तीसरा हो गया, ये मान लेते चौथा हो गया। नीचे जो बनेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अणु के नीचे अणु आ रहा है, यही हमारी क्या है, वर्ग निविड़ संकुलन संकुलित पैकिंग है ये वाली हमारी। 3, ये 4, इतने से हमारा काम चल जाएगा। ये द्विविमीय कह रहा है, यानी कि इसकी एक लंबाई है एक चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं है, एक ही परत है। तो इसकी उपसर संयोजन संख्या क्या होगी, तो हम कोई भी एक ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने ये वाला ले लिया। तो उपसर संयोजन संख्या मैंने बताई थी कि कोई भी अणु या अवयवी कण या परमाणु अपने अगल बगल जितने दूसरे अवयवी कणों से को स्पर्श करता है, टच करता है, जो उसके पड़ोसी होते हैं, बिल्कुल निकट पड़ोसी, जिनसे उसकी दूरियां सबकी बराबर हों, वही हमारी क्या होती है, उतने परमाणुओं, अणुओं या अवयवी कणों की संख्या क्या कहलाती है, उपसंयोजन संख्या। तो देखिए ये हमारा है, किस किस को टच कर रहा है, एक इसको 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 टच कर रहा है। ये दोनों भी करीबी हैं, ये चारों, लेकिन ये इससे थोड़ा से ज्यादा दूर हैं। इसके केंद्र से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी आपस में बराबर हैं। इसलिए हम कहते हैं इसकी क्या है, ये उप संयोजन संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 1 2 3 4। तो क्या होगी, उप सह संयोजन संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 4। तो पहले प्रश्न का आंसर ऐसा होगा। अगला देखें 1.15, एक यौगिक षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है। षटकोणीय मतलब जो हेक्सागोनल जिसे हम कहते हैं, वो निविड़ संकुलित संरचना बना रहा है। इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है, उसमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फल की हैं, तो कितने, 0.5 मोल में। तो प्रश्न हमारा हो गया 1.15। पहले तो क्या बना रहा है, ये हमारी षट, जिसे हम हेक्सागोनल कहते हैं, और इसमें इसने दिया है षटकोणीय, षटकोणीय निविड़ संकुलन, यानी कि HCP, षटकोणीय निविड़ संकुलन। और कितने मोल हैं, मोलों की संख्या, मोल हमें दे दिए 0.5 मोल है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करनी है, कुल रिक्तियां कितनी होगी और चतुष्फल की कितनी होगी, चतुष्फल की रिक्ति कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि किसी भी हमारा कोई भी क्रिस्टल हो, उसमें जो अणुओं की संख्या होती है, यदि उसे हम n मान लें तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या हमेशा अणुओं की संख्या की दुगनी होती है। यदि अणुओं की संख्या n है तो चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होगी, 2n होगी। और
एक और रिक्ति होती है जिसे हम कहते हैं अष्टफल की रिक्ति। अष्टफल की रिक्तियों की संख्या अणुओं की या अवयवी कणों की संख्या के बराबर होती है। बस इसी को हमने ध्यान रखना है। तो जो पहले देखिए इसमें कुल कितने मोल, मतलब एक मोल में होते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु या परमाणु या आयन। तो देखेंगे आधे मोल में कितने होंगे, तो लिखते हैं 0.5 मोल में अणु बराबर हो जाएंगे 0.5 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23। और इस अणुओं की संख्या को मैं n से निरूपित कर रहा हूं, मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा ये, इसको कैलकुलेट करेंगे। 0.5 से गुणा करने का अर्थ है इसको 1/2 से गुणा करनी है, 2 से भाग दे देना है। तो कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 3.011 गुणा 10 की घात 23 अणु। तो हमें अणुओं की संख्या पता चल गई। तो कुल रिक्तियां कितनी होती हैं, लिखते हैं कुल रिक्तियां हमेशा 3n के बराबर होती है, 3 गुना होती है, जिसमें से 2n होती है चतुष्फल की और n क्या होती है, अष्टफल की। तो 2n + n 3n होगी टोटल। तो कितनी हो जाएगी, कुल रिक्तियां 3n है, यानी कि 3 गुणा 3.011 गुणा 10 की घात 23। तो क्या हो गया, 3 तियां 9.033 गुणा 10 की घात 23 रिक्तियां। ये तो टोटल रिक्तियों की संख्या इतनी होगी, ये हमें पता चल गया। अब हमें ज्ञात करनी है चतुष्फल की। तो यहीं पे कर लेते हैं, चतुष्फल की रिक्ति बराबर होती है 2n के, जहां 2 क्या होती है, जहां n क्या होती है, यानी कि अणुओं या अवयवी कणों की संख्या, जिसका कि मान यहां पर इतना है। तो क्या हो जाएगी, 2 गुणा 3.011 गुणा 10 की घात 23। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये क्या हो जाएगी, रिक्तियां। ये कौन सी रिक्तियां होगी, ये चतुष्फल की रिक्तियां होगी। और कुल रिक्तियां कितनी होगी, इतनी होगी। तो आसान है, यदि आपको थ्योरी क्लियर है तो यहां पर ये चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या है 1.16। एक यौगिक में 2 तत्वों m तथा n से बना है। n तत्व CCP संरचना बनाता है और m के परमाणु चतुष्फल की रिक्तियों का 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। यौगिक का सूत्र बताइए। तो कौन सा है प्रश्न संख्या, यह है प्रश्न 1.16। हमने बताया था इन प्रश्नों को कैसे हल करना है, आपको यदि ध्यान। तो क्या होगा, इसमें देखिए एक यौगिक 2 तत्व m तथा n से बना है। तो सीधे आपने लिखना है m अनुपात n, सीधे ऐसे लिखना होता है। अब क्या कहता है कि n CCP संरचना बनाता है। कोई भी संरचना बनाए, आपको यह ध्यान रखना है, कोई भी संरचना बनाए, इसमें परमाणुओं की संख्या आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लेते हैं इसमें परमाणुओं की संख्या n ही है, हमने क्या ले ली, या कुछ और ले लीजिए परमाणुओं की संख्या। मान लेते हैं परमाणु की संख्या x है, तो इसके कितने परमाणु या अणु कितने हो गए, x हो गए। दूसरा क्या कहता है, m के परमाणु चतुष्फली की रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। चतुष्फल की रिक्तियां, चतुष्फल की रिक्तियां यदि मैंने x माने हैं परमाणु, तो चतुष्फल की रिक्तियां क्या होती है, 2 गुना होती है। यहां पर अणुओं की संख्या मैंने n ली थी तो वो 2n हो गई थी। यहां पर अणुओं की संख्या मैंने x ले ली तो चतुष्फल की रिक्तियां कितनी हो जाएगी, 2x। लेकिन जो वो कह रहा है चतुष्फल की रिक्तियों के 1/3 भाग में भरे जाते हैं केवल, तो इसका 1/3 भाग यानी कि गुणा 1/3 ऐसे करना है आपने। तो अब क्या है, x से x काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 2/3 अनुपात 1। दोनों तरफ किसकी गुणा करनी है, 3 की गुणा कर दीजिए। तो ये आ जाएगा गुणा 3, यहां पर भी गुणा 3 से 3 कट गया, क्या गया, 2/3। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला देखिए m अनुपात n चल रहा है, तो m के नीचे लिख लेंगे 2 और n के नीचे क्या लिख लेंगे, 3। तो जो हमारा यौगिक का सूत्र होगा वो M2N3 होगा। सारे प्रश्नों को आपने ऐसे ही करना है। आपको जो तत्व दिए हों सबसे पहले उनका अनुपात लिख लीजिए। फिर जिसको कहा हो कि ये CCP बना रहा है, CCC बना रहा है, HCP बना रहा है, सीधे उसके नीचे एक परमाणु की कोई भी संख्या मान लीजिए, ABC मान लीजिए, XYZ मान लीजिए, MN कुछ भी मान लीजिए, उतनी संख्या आपने मान ली। अब वो देखिए दूसरा वाला क्या बना रहा है, यदि अष्टफल की बनाएगा तो उतने ही आप लिख दीजिए, यदि चतुष्फल की बनाएगा तो 2 गुना कर दीजिए जैसे मैंने 2x करी थी। फिर यदि वो पूरी की पूरी है तो ठीक है, यदि उसका कहता है 25% हिस्सा है तो 1/4 हो जाएगा, आधा है तो 1/2 हो जाएगा, बाकी भिन्न कहें तो उससे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर ऐसे निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या है 1.17।
इसके अनुसार निम्नलिखित में से किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता है? तो प्रश्न संख्या है हमारा, प्रश्न संख्या है 1.17। उच्चतम संकुलन क्षमता पूछ रहा है। पहला है सरल घनीय। क्या है? सरल घनीय। दूसरा हमारे को क्या पूछ रहा है? अंतः केंद्रित घन। अंतः केंद्रित घन। और तीसरा हमारे को पूछ रहा है षटकोणीय। षटकोणीय निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन। तो तीनों का आपको देखो पता होना चाहिए। हमने जब कैलकुलेट किया तो सरल घनीय आया था 52.4%। जो अंतः केंद्रित जो निकल के आया था वो हमारा था 68%। और जो षटकोणीय हमारा निकल के आया था वो हमारा था 74%। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? षटकोणीय निविड़ संकुलन का मान सबसे ज्यादा है। तो उसने जो पूछा है कि इसमें उच्चतम संकुलन क्षमता है, तो संकुलन क्षमता हमने प्रतिशत में ज्ञात करी थी, जो कि सबसे अधिक षटकोणीय की या एफसीसी की या सीसीपी की होती है। आप एचसीपी कहिए, उसे सीसीपी कहिए या उसे एफसीसी कहिए, उनकी जो होती है सबसे ज्यादा होती है 74%। अगला प्रश्न देखें। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान 2.7 × 10⁻² किलोग्राम पर मोल है। यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनी एकक कोष्ठिका बनाता है। यदि उसका घनत्व इतना हो तो घनी कोष्ठिका की प्रकृति बताइए। अब देखिए, प्रकृति का अर्थ है कि वह बीसीसी है, बॉडी सेंटर क्यूब है, यानी कि जिसे हम कहते हैं अंतः केंद्रित घन। अंतः केंद्रित घन होता है तो उसमें परमाणु की संख्या 2 होती है। यदि एफसीसी बनाएगा, फलक केंद्रित घन बनाएगा, तो उसमें परमाणु की संख्या 4 होगी। और यदि सरल घन बनाएगा तो उसमें परमाणु की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो लास्ट में आपको यही ज्ञात करना है। यदि आपको कुल मिलाकर के जेड का मान आप निकाल लीजिए, डी का सूत्र आपको पता है, यही वाला होता है डी का सूत्र। इससे आपको किसका मान निकालना है? ये जेड का मान निकालना है इस वाले प्रश्न में। जो जेड का मान यदि आपका 1 आए तो सरल घनी, जेड का मान 2 आए तो अंतः घनी, और जेड का मान 4 आ जाए तो क्या हो जाएगा? सीधे हम कहेंगे फलक केंद्रित कोष्ठिका बनेगी। तो इसको करते हैं। तो ये हमारा है प्रश्न संख्या 1.18। लिखते हैं, ये है हमारा प्रश्न 1.18। तो हमें क्या क्या दे रखा है? मोलर द्रव्यमान दे दिया 2.7 × 10⁻²। मोलर द्रव्यमान n दे दिया 2.7 × 10⁻² किलोग्राम पर मोल, ये हमें दे दिया। सेकंड हमें दे दिया भुजा की लंबाई दे दी 405 पिकोमीटर। तो भुजा की लंबाई यानी कि हमें a दे दी, ये दे दी 405 pm, यानी कि 405 × 10⁻12 मीटर, ये भी हमें पता चल गया। और घनत्व भी दे दिया 2.7 × 10⁻3। तो d हमें दे दिया 2.7 × 10⁻3 किलोग्राम। देखिए किलोग्राम में दिया है, ये किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें यदि z का मान पता चल जाए तो हमें प्रकृति पता चल जाएगी। अब इस सूत्र से देखिए z का मान क्या होगा? ये हमारा z है। z निकालेंगे तो d में a³ na यहां चले जाएगा, m नीचे चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा सीधे? z बराबर, चूंकि z बराबर d a³ साथ में na और बटे ये वाला क्या हो जाएगा? m, मोलर द्रव्यमान नीचे चले जाएगा, m नीचे। अब आपको ये वैल्यूज पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा? z बराबर d की वैल्यू 2.7 × 10⁻3, a³ का मान, a का मान 405 × 10⁻12 का क्यूब गुणा क्या आ गया? तीसरा na अवागाद्रो संख्या जो कि होती है 6.022 × 10⁻23। इसको भाग देना किससे? m मोलर द्रव्यमान से, जिसका मान है 2.7 × 10⁻²। इससे हमने क्या कर दिया? भाग दे दिया। तो ये देखिए, ये सारी चीजें केजीज में थी तो इसलिए हमने कोई कन्वर्जन नहीं किया। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी, z की वैल्यू, वो निकल के आएगी 4। आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये घाते ऊपर जा करके कटेंगे, लास्ट में जो वैल्यूज आएगी वो लगभग 4 के बराबर आपकी आएगी। अब z का मान यदि 4 आया है तो अब आपको पता चल जाएगी कि ये कौन सी एकक कोष्ठिका होगी। ये होगी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, क्योंकि उसी में जो z की संख्या होती है, परमाणु की कुल संख्या होती है, वो कितनी होती है? 4। कोनों पर 1-1 होता है और प्रत्येक का 1/8वां भाग होता है। तो कितने कोने होते हैं? 8 कोने, प्रत्येक का 1/8 यानी कि 8 × 1/8 यानी कि 1 हो गया। और सभी पृष्ठों पर होते हैं तो 6 पृष्ठ होते हैं, और एक पृष्ठ में जो कण होता है उसका आधा भाग होता है, तो 6 का आधा कितना हो गया? 3, 3 1
और एक वो, टोटल कितने हो गए 4, यानी कि ये कौन सी होगी, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसे FCC कहिए या CCP कहिए या HCP कहिए, कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो इस प्रकार की कोष्ठिका होगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो जो हमें प्रश्न दिए हुए थे उनको हम हल कर सकते हैं। आप इन्हें एक बार नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने पिछले टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल किया, एग्जांपल्स को हल किया। अब हम देखते हैं आगे के टॉपिक्स को। जो हमारा अगला टॉपिक है एनसीईआरटी का, वह हमारा टॉपिक 1.9, जिसको हम कहते हैं ठोसों में अपूर्णता, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। अब बात आती है कि आखिर ठोसों में अपूर्णता का क्या अर्थ है। हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी यह हम सिद्धांतों की बात करते हैं, वो हम पूरे परफेक्शन की बात करते हैं, उनके बिल्कुल एक आदर्श व्यवस्था की बात करते हैं। तो जब हम क्रिस्टल में हमने विभिन्न प्रकार की, आप जानते हैं, इकाई सेलों का अध्ययन किया, और हम कहते हैं कि वो ठोसों में बिल्कुल इस प्रकार से लगी हुई होती है। एक ठोस में जो हम कह सकते हैं उसके अवयवी कण होते हैं, यदि वो घनी कोशिका है, घनी कोष्ठिका है, तो उसके किनारों पर लगे हुए रहते हैं 8 जगहों पर, जो कि हमने उसको केंद्र में बताया था, उनके केंद्र बताया था आपको। पर वास्तव में जब कोई क्रिस्टल व्यवहारिक रूप से बनता है तो आवश्यक नहीं कि वो इस आदर्श व्यवस्था को फॉलो करे। तो किसी क्रिस्टल के बनते समय किन्हीं भी कारणों से या बाद में कुछ विभिन्न कारणों से उसमें जो दोष उत्पन्न हो जाए, दोष का अर्थ है कि उसकी जो आदर्श व्यवस्था है कि एक कण यहां रहेगा, दूसरा यहां रहेगा, तीसरा यहां रहेगा, जो हम उसके एक व्यवस्थित क्रम की बात करते हैं, जो उसके अंदर एक परफेक्ट व्यवस्था की बात करते हैं, यदि वह व्यवस्था पूर्ण रूप से सही नहीं हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल के दोष कहते हैं। तो आप जानते हैं जितने भी हमारे ठोस होते हैं उन सब में जो अवयवी कण होते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न से क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और यदि वही पैटर्न हम कह रहे हैं कि यदि वह कहीं पर क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, कहीं पर उसमें कुछ कमी रह जाए, तो वही हमारी क्या कहलाएगी, ठोसों के दोष कहलाएगी, यानी कि हम कहेंगे ठोसों में अपूर्णता कहलाएगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है अपूर्णता तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस अपूर्णता को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम 2 भागों में बांट रहे हैं। पहली हमारी अपूर्णता होती है जिसे हम कहते हैं बिंदु दोष, इंग्लिश में से कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या हुआ? बिंदु दोष का अर्थ होता है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में किसी अवयवी कण, क्योंकि अवयवी कण का अर्थ हमने कई बार बताया आपको, वो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो किसी क्रिस्टल में जब किसी अवयवी कण के चारों तरफ की जो व्यवस्था है उसमें कहीं कोई कमी आ जाए, उसमें कहीं कोई अनियमितता हो, तो इस प्रकार की अनियमितता को, इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, उस क्रिस्टल का बिंदु दोष कहते हैं। तो मेन बात क्या है कि किसी एक अवयवी कण के कारण या किसी एक अवयवी कण के चारों तरफ की व्यवस्था में कुछ हम कह सकते हैं अनियमितता आ जाए, कुछ परिवर्तन आ जाए, मानक स्थिति से कुछ बदलाव आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहेंगे। तो परिभाषा लिख लेते हैं कि जब किसी ठोस क्रिस्टल में किसी अवयवी कण के चारों तरफ की व्यवस्था में आदर्श स्थिति से कुछ विचलन, परिवर्तन या अनियमितता मतलब इरेगुलरिटीज या अनियमितता आ जाए तो इस प्रकार के दोष को, तो इसको ही सीधे लिख लेते हैं, तो इसको बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष कहते हैं किसका? उस ठोस का। उस ठोस में जो अपूर्णता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई।
दूसरे प्रकार जो यहां पर ठोसों में पूर्णता का होता है उसे हम नाम देते हैं, जिसे हम कहते हैं रेखीय दोष। रेखीय दोष या रेखा दोष भी कहते हैं, यानी कि लाइन, इसे कह सकते हैं लाइन डिफेक्ट। और लाइन डिफेक्ट बिल्कुल बिंदु दोष के समान ही है, पर बिंदु दोष में हम कहते हैं किसी एक अवयवी कण के चारों तरफ की व्यवस्था में कोई अनियमितता, कोई परिवर्तन, कोई विचलन आ जाए तो वह हमारा क्या कहलाता है, बिंदु दोष। ठीक इसी प्रकार से कहेंगे कि जब किसी ठोस क्रिस्टल में किसी एक पंक्ति अथवा विभिन्न पंक्तियों में जब क्या हो जाए, कोई विचलन आ जाए, कोई परिवर्तन आ जाए, यानी कि वो अपनी आदर्श व्यवस्था को फॉलो न करें, जैसा उनको होना चाहिए था लेकिन वैसा वहां पर नहीं है किसी लाइन में या एक से अधिक लाइनों में, तो ठोसों में इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं रैखिक दोष या रेखा दोष। तो क्या कहा हमने, यदि ठोस क्रिस्टल में अवयवी कणों अवयवी कणों की किसी एक रेखा, एक पंक्ति या एक से अधिक पंक्ति में कोई विचलन, परिवर्तन या हम कह सकते हैं अनियमितता आ जाए, मितता आ जाए, तो इसे क्या कहेंगे हम, तो इसे रेखीय दोष कहते हैं। रेखीय दोष कहते हैं किसका, उस ठोस क्रिस्टल का रेखीय दोष कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहां पर जो डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो कोर्स में है वो मुख्य रूप से बिंदु दोष ही है, तो इसी की अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब हम समझते हैं बिंदु दोषों के प्रकार। अब हमारा जो टॉपिक आएगा वह आएगा बिंदु दोष, जिसे हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या है बिंदु दोष? हमने अभी बताया कि जब किसी क्रिस्टल में किसी अवयवी कण के अगल बगल की व्यवस्था में कोई अनियमितता, कोई परिवर्तन, कोई दोष आ जाए, अर्थात वो अपनी आदर्श स्थितियों में न रहें, अवयवी कण जैसी होनी चाहिए थी आदर्श व्यवस्था, जैसा उनको होना चाहिए था, जैसे हम थ्योरी में पढ़ते हुए आ रहे हैं, यदि वैसा ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। अब ये बिंदु दोष जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें पहला हम कहते हैं, जिसे कहते हैं स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री दोष। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष। और तीसरा हमारा जो होता है जिसको हम कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। ये 3 प्रकार के दोष हैं। तो अब हम एक एक की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला हम ले रहे हैं जो कि हमारा है स्टाइकियोमेट्री दोष। पहला जो हमारा इसमें आता है वो होता है स्टाइकियोमेट्री दोष। अब बात आई आखिर स्टाइकियोमेट्री क्या हुई? स्टाइकियोमेट्री का अर्थ होता है कि यदि किसी क्रिस्टल में, यदि कोई क्रिस्टल हमारे पास है और उस क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयन होंगे, तो यदि उन धन आयन और ऋण आयनों का जो अनुपात है, यदि वह क्या हो, कांस्टेंट रहे, नियत रहे, उसमें किसी प्रकार का बदलाव ना हो, तो उसके अतिरिक्त इस भाई बदलाव तो नहीं होगा, धन आयन और ऋण आयन की जो संख्या है वो तो एज इट इज रहेगी, उनमें जो अनुपात रहेगा वो नियत है, वो ना बदले, लेकिन फिर भी कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो उस प्रकार के दोष को हम कहेंगे स्टाइकियोमेट्री दोष। तो क्या परिभाषा हमने कही कि जब किसी क्रिस्टल में उत्पन्न वह बिंदु दोष
जिसमें उस ठोस क्रिस्टल में उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों का अनुपात नियत रहे। तो इस प्रकार के दोष को, क्रिस्टल में दोष तो उत्पन्न हो रहा है, बिंदु दोष, लेकिन दोष होते हुए भी उनमें धन आयन ऋण आयनों का अनुपात स्थिर है, वो बदल नहीं रहा है, वो नियत है, कांस्टेंट है। तो इस प्रकार के दोष को हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्री दोष। और यह जो हमारा दोष होता है, यह भी हमारा 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो होता है उसको हम कहते हैं रिक्तिका दोष। पहला हमारा जो आता है, इसमें ये निशान एक जैसे हो रहे हैं, तो इसमें जो पहला दोष हमारा आ रहा है वो होता है रिक्तिका दोष, डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। अब रिक्तिका दोष क्या हुआ, इसको समझिए। हमने कहा ये मेरे पास एक कोई क्रिस्टल है, मान लेते हैं ये मैंने एक क्रिस्टल ले लिया। अब ध्यान रखिएगा कि जब हम रिक्तिका दोष की बात कर रहे हैं तो यह रिक्तिका दोष केवल अनआयनिक ठोसों में ही काम करता है। अनआयनिक का मतलब जो आयनों से न बने हुए हों, ऐसे ठोसों में यह काम करता है। तो रिक्तिका दोष में क्या है, अवयवी कण उपस्थित होंगे। तो हमने क्या करा, हमने कहा ये अवयवी कण थे, एक यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां, 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 ये अवयवी कण थे। मान लेते हैं एक लाइन और बना देते हैं, यहां, 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 यहां। ये हमारे पास क्या था, एक क्रिस्टल था। अब ये अवयवी कण बिल्कुल क्रम से लगे हुए हैं, पर क्या हो, यदि यहां से इन अवयवी कणों में से कोई एक कण यहां से बाहर निकल जाए, गायब हो जाए, तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त रह जाएगा, खाली रह जाएगा। इसी को हम क्या कह देते हैं, रिक्तिका दोष, या इसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब ये क्यों उत्पन्न होता है, ये संभव तो इसलिए भी उत्पन्न हो जाता है यदि हम किसी क्रिस्टल ठोस को क्या करते हैं, गर्म कर दें, तो उसके कारण भी ये रिक्तिका दोष आ जाएगा। और इस रिक्तिका दोष से क्या होगा, क्योंकि बीच के अवयवी कण निकल गया, अवयवी कण यदि बाहर निकल गया तो निश्चित रूप से इस क्रिस्टल का जो घनत्व होगा वह भी क्या होगा, कम होगा। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे क्रिस्टल से केवल एक ही हम कह सकते हैं अवयवी कण निकलेगा, कई सारे निकलेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा रिक्तिका दोष की, हम लिख सकते हैं रिक्तिका दोष की परिभाषा कि किसी अनआयनिक ठोस में जब कोई अवयवी कण अपने स्थान को त्याग कर क्रिस्टल से बाहर चले जाए तो उस स्थान पर रिक्तिका बन जाती है। इसे ही क्या कहा हमने, इसे ही क्या कहेंगे, रिक्तिका दोष कहेंगे, रिक्तिका दोष कहते हैं। अब क्या क्या बातें आपने ध्यान रखनी है, ये भी ध्यान रखिए। पहला तो ये अनआयनिक ठोसों में होता है, पहली बात। दूसरा, इससे क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। और तीसरी बात, यह घटना तब उत्पन्न होती है या संभवतः तब उत्पन्न होती है जब क्रिस्टल को गर्म किया जाता है। यह क्रिस्टल को गर्म करने पर घटित होती है। तो आपको 3 बातें यहां ध्यान रखनी है। एक, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा, घट जाएगा, यह क्रिस्टल को गर्म करने पर घटित होती है। और तीसरा, यह कहां होती है, अनआयनिक ठोसों में होती है। तो मुझे लगता है ये तीनों बातें समझ में आ गई होगी। अब जो
स्टाइक्योमेट्री दोष का हमने कहा ये 4 प्रकार का होता है स्टाइक्योमेट्री दोष। इसमें पहला तो हमने रिक्ति का दोष देख लिया। दूसरा हमारा जो होता है जिसको हम कहते हैं अंतराकाशी दोष। तो हमने कहा दूसरा प्रकार क्या है, अंतराकाशी दोष, और इसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल एरर, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष बिल्कुल इसका विपरीत होता है। हमने कहा कोई एक मैंने ऐसे क्रिस्टल ले लिया, इस क्रिस्टल में व्यवस्थाएं इस प्रकार से थी, ये इस प्रकार से क्रिस्टल में क्या थे, अवयवी कण थे, क्योंकि यह अंतराकाशी दोष भी अनआयनिक ठोसों में ही काम करता है, यह ध्यान रखिएगा। अब क्या था कि अंतराकाशी दोष कैसे उत्पन्न होता है, हमने कहा ये जो हमारे अवयवी कण थे, यह अवयवी कणों के बीच में कुछ क्या रहता है, खाली जगह रहती है, रिक्तिका रहती है, ब्लैंक स्पेस रहता है। तो यदि कोई अवयवी कण या क्रिस्टल के बनते समय कुछ ऐसा हो कि कोई अवयवी कण इन रिक्तियों पर आ जाए, ये जो खाली जगह यहां पर आकर के कहीं से क्या हो जाए, स्थित हो जाए, यानी कि एक्स्ट्रा है, व्यवस्था तो ठीक है लेकिन इसके अलावा खाली जगहों पर कुछ अतिरिक्त कण आ गए हैं, अवयवी कण। तो इस प्रकार के दोष को हम कहते हैं अंतराकाशी दोष। तो क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या ले लेंगे कि जब किसी अनआयनिक ठोस में रिक्त स्थानों पर कौन से रिक्त स्थान, जो अवयवी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उनकी बात कर रहे हैं। जब अनायनिक ठोसों में रिक्त स्थानों पर कोई अवयवी कण उपस्थित हो जाए, अवयवी कण उपस्थित हो जाए तो इसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा घनत्व में, इससे घनत्व बढ़ गया, यहां अवयवी कण निकल जा रहे थे तो क्या होगा, घनत्व घटेगा, और यहां पर अवयवी कण एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिखते हैं इससे लिख सकते हैं ठोस का घनत्व बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है इतनी बात काफी आसान थी, आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान रखिएगा इसमें भी हमने बात करी है अनआयनिक ठोस की। तो स्टाइक्योमेट्री दोष में हमने पहले जो 2 दोष देखे हैं, जो एक रिक्तिका दोष, दूसरा अंतराकाशी दोष, ये दोनों दोष जो होते हैं वो अनआयनिक ठोसों में होते हैं। अब इसके बाद जो हम अगले 2 दोष करने वाले हैं वह होते हैं आयनिक ठोसों में। तो आप एक बार इन्हें नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने जो हमारा पहला था स्टाइक्योमेट्री दोष, उसके 2 प्रकारों को देखा, एक था रिक्तिका दोष, दूसरा था अंतराकाशी दोष। अब हमको पता है कि ये दोनों के दोनों दोष जो होते हैं वो अनआयनिक ठोसों में उत्पन्न होते हैं। यदि आयनिक ठोसों में ऐसे ही दोष उत्पन्न हो तो उनको हम नए नामों से जानते हैं, अब हम उन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं। पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो हमारे आयनिक ठोस होंगे उनमें दोष तो उत्पन्न होंगे लेकिन उनका जो स्टाइक्योमेट्री होगा वो बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब है उनमें धन आवेश और ऋण आवेश का जो अनुपात होगा वो कांस्टेंट रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम पहला समझते हैं फ्रेंकल दोष। अब फ्रेंकल दोष क्या होता है? फ्रेंकल दोष हमारा वह दोष है जिसमें कोई क्रिस्टल है, तो हमने एक ये क्रिस्टल बना रहे हैं, इसमें क्या होगा, ये आवेशों से बना हुआ होगा। एक हमारा हो गया धन आवेश, ये हमने धन आवेश ले लिया, और ये हमने क्या ले लिया, ऋण आवेश। फिर ये धन आवेश, यहां पर क्या ले लिया, एक ऋण आवेश। फिर यहां पर हमने क्या ले लिया, एक धन आवेश। इसी प्रकार की व्यवस्था नीचे बना रहे हैं, ये धन आवेश, ये ऋण आवेश, यहां पर धन आवेश, ये ऋण आवेश, यहां पर धन आवेश, यहां पर ऋण आवेश। ऐसे ही नीचे बना रहे हैं, धन आवेश, ऋण आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश, और ये हो गया धन आवेश। तो अब आपको पता हो
हमने आपको क्रिस्टल की जब स्टडी करवाई थी उस समय बताया था कि ऋण आयन और धन आयन जब दोनों किसी ठोस में उपस्थित होते हैं तो ऋण आयनों का जो आकार होता है वो धन आयनों की अपेक्षा काफी बड़ा होता है। और ये जो फ्रंकल दोष है ये मुख्य रूप से उन्हीं ठोसों में उत्पन्न होता है जहां धन आयन ऋण आयनों की तुलना में बहुत छोटे हो जाते हैं। तो उन ठोसों में एक समस्या यह आती है कि यह जो हमारे धन आयन होते हैं यह अपना यहां से कोई एक स्थान छोड़ करके और कहीं अंतराकाशी में चले जाते हैं। अंतराकाशी जो हमारा स्पेस होता है उसमें चले जाते हैं, यानी कि यहां से निकल के चले गया और कहां पर चले गया, मान लेते हैं यहां पर चले गया, ये यहां पर चले गया। तो अब क्या हो गया, यहां पर वो दोनों दोष उत्पन्न हो गए। कौन से दोनों दोष जो हमने अभी अनायनिक ठोसों में पढ़े थे? पहला था रिक्तिका दोष, यानी कि इसने यहां जगह छोड़ दी तो क्या हो गया, रिक्तिका उत्पन्न होगी। दूसरा ये जो अंतराकाश था, धन और ऋण आयनों के बीच की जो खाली जगह थी वहां पर चले गया, यानी कि अंतराकाशीय दोष भी उत्पन्न हो गया। तो यहां पर दोनों ही दोष उत्पन्न हो गए हैं, लेकिन क्योंकि ये धन आयन कहीं बाहर नहीं निकला है, क्रिस्टल से बाहर नहीं आया है, केवल अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाश में चले गया है, जिसके कारण इस ठोस की जो स्टोइकियोमेट्री होती है अर्थात धन आवेश और ऋण आवेश का अनुपात होता है वो बदलता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस घटना में किसी भी प्रकार से जो क्रिस्टल होते हैं उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसमें कोई कमी नहीं होती, क्योंकि ये धन आयन क्या कर रहा है, केवल अपने स्थान को बदल रहा है, इसलिए कोई अंतर नहीं आता। तो क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखते हैं इस दोष में किसी आयनिक ठोस में धन आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाश में क्रिस्टल के अंतराकाश में चले जाते हैं। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। लिखते हैं इससे घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये बात भी समझ में आ गई आपको। और मुख्य रूप से ये कहां होता है, जहां धन आयनों का आकार ऋण आयनों से काफी बड़ा होता है। इतनी बात आपको और पता होनी चाहिए। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं? इसके जो एग्जाम्पल है वो हमारा होता है जिंक सल्फाइड ZnS, इसके अलावा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, सिल्वर आयोडाइड AgI, ये हमारे क्या है, इसके क्या है एग्जाम्पल है। इसमें जैसे जिंक हो गया, जिंक का जो आयन है वह सल्फाइड के आयन की तुलना में, सल्फर के आयन की तुलना में क्या होता है, काफी इसका साइज छोटा होता है। ठीक इसी प्रकार से जो सिल्वर का जो धन आयन होता है वह ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन के आयन की तुलना में क्या होता है, काफी छोटे आकार का होता है। इसी कारण से यहां पर क्या होता है, यह दोष उत्पन्न हो जाता है। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रकार के दोष को, जिसको हम कहते हैं शॉर्टकी दोष। तो क्या कहा हमने, दूसरा जो दोष आया वो हमारा कौन सा हो गया, शॉर्टकी दोष। और इंग्लिश में भी इसको क्या करेंगे, ऐसे ही कहेंगे, SCHOTTKEY, शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट। अब शॉर्टकी दोष क्या हुआ, देखिए शॉर्टकी दोष का अर्थ यह होता है कि शॉर्टकी दोष का अर्थ यह होता है कि जैसे अभी हमने चर्चा करी कि यहां से धन आयन निकला और अंतराकाश में ही चले गया, लेकिन यदि ऐसा हो कि धन आयन निकल जाए लेकिन वो बिल्कुल क्रिस्टल से ही बाहर चले जाए, तो इससे जो दोष उत्पन्न होगा वह हमारा कौन सा होगा, शॉर्टकी दोष उत्पन्न होगा। पर यहां पर एक समस्या फिर से आ जाएगी। हमने कहा यह जो दोष हम पढ़ रहे हैं ये तो हमारे स्टोइकियोमेट्री दोष हैं, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश का जो अनुपात है, रेशियो है, वो कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। तो यदि धन आयन बाहर चले गया तो उससे तो अनुपात बदल जाएगा। तो इस समस्या से बचने के लिए यहां धन आयन के साथ साथ एक ऋण आयन भी क्या होता है, क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होती है, रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती है क्रिस्टल के भीतर, लेकिन जो उनकी स्टोइकियोमेट्री होती है वह परिवर्तित नहीं होती है। तो इसको कैसे समझेंगे, हमने कहा यह इस प्रकार से हमने फिर से एक ठोस बनाया
यहां पर ये हमने धनायन बना दिए, ये ऋणायन हो गए, ये धनायन, ये ऋणायन, ऋण धन ऋण धन, फिर यहां धन ऋण धन ऋण, ये इस प्रकार से थे। तो अब हमने कहा क्या हुआ, यहां से एक धनायन गायब हो गया, ये क्रिस्टल को छोड़कर ही बाहर चले गया। जब ये धनायन क्रिस्टल को छोड़ करके बाहर चले जाएगा तो क्या होगा कि इस क्रिस्टल की हमने कहा स्टोइकियोमेट्री में परिवर्तन आ गया। अब यहां पर क्या हो गया, क्योंकि धन निकल गया तो ऋणायन ज्यादा रह जाएंगे, धनायन कम रह जाएंगे। लेकिन ये हम स्टोइकियोमेट्री दोष पढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो इस समस्या से बचने के लिए यहां से क्या होता है, एक ऋण आयन भी यहां से छोड़ करके बाहर निकल जाता है, जिसके कारण यहां पर क्या होती है, रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। और जब इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, कहां पर, ध्यान रखिएगा, यह हमारा आयनिक ठोसों में ही यह उत्पन्न होता है। तो आयनिक ठोसों में जब इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो तो उसको हम कहते हैं शॉटकी दोष। तो क्या कहा हमने कि इस जैसे हमने लिखा था, आयनिक ठोसों में जब धन आयन तथा ऋण आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाएं, तब यह दोष उत्पन्न होता है। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि यह दोष उत्पन्न हो गया तो हमने कहा इससे घनत्व भी परिवर्तित होगा। घनत्व क्या होगा, बदल जाएगा। तो क्या होगा, घनत्व बदलता है, घनत्व भी बदलेगा। बदलेगा क्या, कम हो जाएगा, क्योंकि कण बाहर निकल गए इसलिए कम हो जाएगा, सीधी बात। एग्जाम्पल कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे जैसे NaCl, KCl या सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, ये क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, देखिए हमने AgBr यहां भी लिखा है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड यहां भी लिखा है। तो सिल्वर ब्रोमाइड में जहां एक तरफ फ्रैक्शनल दोष उत्पन्न होता है इसके क्रिस्टल में, ठीक उसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड में शॉटकी दोष भी उत्पन्न हो जाता है। यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैक्शनल और शॉटकी दोष एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जो अगला प्रकार है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री दोष के जो 4 प्रकार थे उनको हमने यहां पर पूरा कर लिया। जो अब दूसरा दोष है बिंदु दोष के प्रकार का, क्योंकि एक तो स्टोइकियोमेट्री था, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं अशुद्धता दोष। तो अशुद्धता या अपूर्णता दोष कह सकते हैं। क्या है ये, दूसरा जो हमारा है वह है अशुद्धता दोष, यानी कि इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। अशुद्धता दोष क्या हुआ, अशुद्धता दोष का अर्थ होता है कि यदि किसी एक क्रिस्टल में कोई दूसरे प्रकार के क्रिस्टल की अशुद्धता आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, अशुद्धता दोष होता है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हमने कहा मेरे पास था सिल्वर क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड था मान लेते हैं। ये मैंने एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लिया। ये यहां पर हमारा क्या था, Na, ये हमारा था Cl, ये फिर हमारा Na, यहां पर फिर हमने ले लिया Cl, फिर यहां पर हमने ले लिया Na, यहां पर ले लिया Cl, यहां पर फिर से Na, यहां पर Cl, यहां पर Na। तो ये हमने एक क्रिस्टल ले लिया। इसमें सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम और क्लोरीन के आयन आपस में यहां पर व्यवस्थित हैं। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, वो व्यवस्थित है। अब यदि किसी सोडियम क्लोराइड को हम यदि थोड़ा सा गर्म कर दें एक दूसरी अशुद्धि मिला करके, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड, तो क्या लिया हमने इसके साथ में, स्ट्रोंशियम क्लोराइड यानी कि SrCl2 ले लिया। इसको सोडियम क्लोराइड में हमने मिलाया और मिला करके थोड़ा सा हम कह सकते हैं, आप कह लीजिए गर्म कर लिया ये, और फिर इसको क्या कर लिया, क्रिस्टल फॉर्म में ले आए।
तो जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो क्या है, जो स्ट्रोंशियम है इसका जो आयन होता है सोडियम का तो होता है Na से क्या होता है कि ये जब निकलता है इससे तो Na प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन कण निकल जाता है, और Sr से क्या होता है, ये बनता है Sr, स्ट्रोंशियम का आयन बनता है +2 और +2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलते हैं। तो जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड को NaCl के साथ मिलाया जाता है तो क्या होता है, जब इसके क्रिस्टल फॉर्म में आता है तो ये स्ट्रोंशियम सोडियम के आयनों को विस्थापित कर देता है और वहां पर क्या पहुंच जाता है, खुद पहुंच जाता है। तो क्या होगा, ये यहां पर सोडियम है तो यहां से निकला और यहां पर क्या आ गया, Sr आ गया। इसको थोड़ा सा मैं दूसरे पेन से लिख लेते हैं, यहां पर निकल के कौन सा आ गया, Sr आ गया। अब लेकिन एक समस्या ये आई कि यहां स्ट्रोंशियम में तो 2 धन आयन थे और सोडियम में केवल 1 था। इससे फिर से क्या होगी, यहां समस्या उत्पन्न ना हो। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या होता है कि एक और सोडियम इसके बगल से यहां से निकल जाता है। तो अब धन आयन और ऋण आयनों का अनुपात तो सेम हो गया, लेकिन स्ट्रोंशियम का जो आयन होता है वो सोडियम के 2 आयनों को विस्थापित कर देता है अपने स्थान से, लेकिन वो एक ही स्थान घेरता एक ही स्थान है। अब यहां पर क्या हो गया, जो सोडियम का आयन पहले था वो नहीं है। क्यों, क्योंकि स्ट्रोंशियम यहां पर आ गया। तो सीधी सी बात है कि इस प्रकार के जो अशुद्धता दोष होते हैं उसमें किसी शुद्ध क्रिस्टल में कोई दूसरे, हम कह सकते हैं तत्व के जो अवयवी कण होते हैं या परमाणु होते हैं या अणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वो शुद्ध अवस्था में नहीं रह पाता। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, अशुद्धता दोष। तो मुझे लगता है काफी आसान है, आप खुद से भी इसको लिख सकते हैं। अगला जो हमारा दोष आता है जिसको हम कैटेगराइज करते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में, क्योंकि अभी तक हमने इसकी 2 कैटेगरी पढ़ ली। पहली स्टाइकियोमेट्री दोष जिसके हमने आपको 4 प्रकार बताए, दूसरा हमने बताया अशुद्धता दोष जिसको हमने यहां पर एक्सप्लेन किया। अब तीसरा जो हमारा आता है उसको हम कहते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। तो तीसरा हमारा कौन सा आएगा, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष क्या हुआ कि एक ऐसा दोष जिसके उत्पन्न होने से क्रिस्टल के भीतर उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों के अनुपात भी परिवर्तित हो जाए। क्या परिवर्तित हो रहा है, अनुपात परिवर्तित हो रहा है। तो लिख लेते हैं, इस दोष में क्रिस्टल के भीतर उपस्थित धन तथा ऋण आयनों का अनुपात स्थिर नहीं रहता, यानी कि कांस्टेंट नहीं रहता, बदल जाता है। और इस आधार पर हम इस नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष को 2 भागों में बांटते हैं। जो हमारा पहला जो भाग होता है जिसे हम कहते हैं धातु आधिक्य दोष, पहला हमारा इसका जो भाग है वो है धातु आधिक्य दोष, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स। तो पहला हमने कहा धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। तो पहले समझते हैं धातु आधिक्य दोष कैसे होता है। धातु आधिक्य दोष का क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ है कि किसी भी जो हमारा जो क्रिस्टल है उसमें धातु की मात्रा ज्यादा हो जाए और अधातु की मात्रा कम हो जाए। अब धातु क्या होती है, हमने आपको धातु की परिभाषा दी थी कि धातु का एक विशेष गुण यह भी होता है कि वह अपने भीतर से इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धन आयनों में परिवर्तित हो जाता है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि हम जिस क्रिस्टल में धातु आधिक्य दोष की बात कर रहे हैं इसका अर्थ है कि वहां धन आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, ऋण आयनों की संख्या कम हो जाएगी। तो इसी आधार पर हम इस धातु आधिक्य दोष को 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला हमारा होता है ऋण आयनों में कमी, ऋण आयनों में
कमी। ऋण आयनों में यदि कमी हो जाए किसी क्रिस्टल के तो उसके कारण भी क्या हो जाता है, धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। अब ये कैसे होता है, हमने कहा एक हमने वो लिया पदार्थ लिया सोडियम क्लोराइड NaCl ले लिया। अब NaCl का हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, इस प्रकार से बना दिया तो यहां पर क्या आ गया हमारा, हमने कहा एक Na आ गया, यहां पर Na के लिए हम धन यूज कर रहे हैं, क्लोरीन के लिए माइनस, तो हमने कहा यह धन आ गया, ये ऋण आयन आ गया, ये धन ये ऋण, फिर यहां पर ऋण धन ऋण धन, फिर यहां धन यहां ऋण यहां धन यहां पर ऋण, ऐसे आ गया। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड था। हमने क्या करा, इस सोडियम क्लोराइड को रूम टेम्परेचर में सोडियम की वाष्प के साथ गर्म किया। तो NaCl को गर्म किया सोडियम की वाष्प के साथ, सोडियम की वाष्प के साथ क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो क्या होगा, अब सोडियम इसके चारों तरफ, क्रिस्टल के चारों तरफ फैल गया। जब फैल गया तो क्या हो गया, सोडियम के क्रिस्टल जिसके चारों तरफ जब फैले तो सोडियम ने क्या करा कि आप जानते हैं Na क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को एक त्याग दे देता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और साथ में क्या बन जाता है, एक धनायन बना देता है। तो ये धनायन मान लेते हैं यहां पर आ गया, इसको हम दूसरे पेन से दर्शा रहे हैं। हमने कहा ये Na का धनायन यहां पर आ गया, क्रिस्टल के बाहर उपस्थित हो गया। अब ये माइनस कौन था, माइनस था क्लोरीन। ध्यान रखिएगा ये जितने मैंने माइनस बनाए हैं ये सब क्या है, क्लोरीन है। ये Cl है, Cl यहां पर भी Cl, ये भी Cl, सब क्लोरीन है, ये भी Cl है, क्लोरीन है। तो सोडियम का आयन यहां पर आ गया, साथ में जो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा वो इलेक्ट्रॉन भी यहां पर था। तो इस क्रिस्टल के भीतर का कोई क्लोरीन जिसपे कि ऋणावेश था वह क्या करता है, इस धनायन के साथ संयुक्त होकर के, सोडियम के साथ संयुक्त होकर के यहां से बाहर निकल गया और क्या बना दिया उसने, NaCl बना दिया। तो जब ये यहां से बाहर जाएगा तो ये वाला स्थान क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। यहां पर क्या होगी, रिक्तता आ गई। जब रिक्तता आएगी तो क्या हो गया, यहां पर आप देख रहे हो धन आवेशों की संख्या ज्यादा हो गई, ऋण आवेशों की संख्या कम हो गई। धन आवेश को हम कहते हैं क्योंकि वो धातुओं को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हम कहते हैं यहां पर धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। पर हम एक बात और भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि कोई भी क्रिस्टल, कोई भी ठोस सामान्य अवस्था में उदासीन होता है, न्यूट्रलाइज होता है। तो अब बात आई कि यहां पर तो जो क्रिस्टल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए ये वाला जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है ये घूम करके यहां पर आ जाता है। यहां पर क्या आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो अब क्या हो गया, धन आयनों ऋण आयनों में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन आवेश हम कह सकते हैं कि जो पूरा क्रिस्टल है वो क्या होगा, उदासीन होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि क्लोरीन के निकल जाने से, क्योंकि क्लोरीन में ऋणावेश था, ऋणायन था, तो ऋणायन के निकल जाने से यहां धनायनों की संख्या में वृद्धि होगी, जिसके कारण धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। लेकिन पूरा का पूरा क्रिस्टल क्योंकि उदासीन होना चाहिए, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके किसकी जगह ले लेता है, उस क्लोरीन की जगह ले लेता है, जिसके कारण हम क्या कहते हैं, ये पूरा क्रिस्टल क्या होता है, उदासीन हो जाता है। जहां पर ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं एफ केंद्र, जहां F का अर्थ होता है फॉर, देन, जेंटर। ये हमारा एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ होता है रंग केंद्र। क्या कहा हमने, इस शब्द का अर्थ क्या है, रंग केंद्र। तो इस इलेक्ट्रॉन के आने से ये जो हमारा बिंदु बना उसको हम क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं, फॉरबेंजेंटर केंद्र कहते हैं, जिसका अर्थ है रंग केंद्र। और इस इलेक्ट्रॉन के आने से इस जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल था इसका रंग बदल जाता है और इसका रंग क्या हो जाता है, पीलापन आ जाता है, इसमें पीला रंग। तो ये क्रिस्टल किस में परिवर्तित हो जाता है, पीले रंग में हो जाता है। अब बात आती है क्यों होता होगा पीले रंग में भाई परिवर्तित, इसलिए होता होगा क्योंकि जब इस क्रिस्टल पर कोई प्रकाश आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उस प्रकाश को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तरों में पहुंच जाता है। और उच्च ऊर्जा स्तरों में आप जानते हैं ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, तो फिर वहां से क्या करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा और निम्न ऊर्जा स्तर पर आएगा। तो जब वो ऊर्जा को उत्सर्जित करता है प्रकाश के रूप में, तो वही प्रकाश हमारे को पीला पीला सा दिखाई देता है। तो हर क्रिस्टल में जो प्रकाश जो उत्सर्जित होता है वो क्या होता है, अलग अलग रंग का होता है।
तो सोडियम क्लोराइड का जो रंग होता है वो किस प्रकार का बन जाता है, पीले रंग का बन जाता है। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक इसी प्रकार से हम कहते हैं कि धन आयनों की अधिकता भी हो जाती है, जैसे ऋण आयनों की कमी होगी वैसे धन आयनों की अधिकता के कारण भी जो हमारा धातु आधिक्य दोष है वो उत्पन्न होता है। दूसरा हमने लिखा धन आयनों की अधिकता, क्या लिखा, धन आयनों की अधिकता। अब धन आयनों की अधिकता क्या हुई, हमने एक क्रिस्टल ले लिया जिंक ऑक्साइड का, ZnO का। जब इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये जिंक में प्लस ऑक्सीजन में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इससे उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर की ओर निकल जाती है, जिसके कारण भी यहां पर क्या होती है, जिंक की यानी कि धन आयन की उपस्थिति ज्यादा हो जाती है, और इस कारण से भी क्या होता है, धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। तो मुझे लगता है ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो धातु आधिक्य दोष दो प्रकार से उत्पन्न होगा, या तो ऋण आयनों में कमी हो जाए या फिर धन आयनों में अधिकता हो जाए। किसके भीतर, क्रिस्टल के भीतर। दोनों बातें समझ में आ गई। अब हम दूसरा प्रकार लेते हैं इसका, धातु आधिक्य दोष का। यह तो इसको इस रंग से लिख लेते हैं। जो दूसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं धातु न्यूनता दोष, सेकंड में आता है धातु न्यूनता दोष, यानी कि मेटेलिक डेफिशिएंसी, मेटेलिक डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटेलिक डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है, इसका एक एग्जांपल दिया जाता है कि बहुत से जो हमारे कह सकते हैं तत्व होते हैं या धातु होते हैं, वह जब आपस में मिलते हैं तो हम कहते तो हैं उनके धन आवेश या ऋण आवेश का जो अनुपात होता है बड़ा फिक्स होता है, बड़ा नियत होता है। हम कहते हैं उनकी जो स्टाइकियोमेट्री है वो बिल्कुल नियत है, परफेक्ट है, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता। जैसे हम यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं FeO का, जिसे हम फेरक ऑक्साइड कहते हैं। फेरस ऑक्साइड में क्या खास बात होती है, FeO में आप जानते हैं दो इसके तत्व बनते हैं, एक बनता है FeO और दूसरा बनता है Fe2O3। दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले में क्या होती है, फेरस की जो वैलेंसी होती है वो +2 होती है, और दूसरे वाले में जो फेरिक होती है उसमें क्या लेते हैं, +3 लेते हैं। जब ये आयरन इस ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है तो हम कहते हैं या Fe का भी 1 है, ऑक्सीजन का भी 1 है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि जो Fe की जो मात्रा होती है वो 0.93 से Fe की मात्रा 0.95 के बीच में होती है, या आप कह सकते हैं 0.96 के बीच में होती है। यानी कि ऑक्सीजन को तो पूरा आ रहा है, मात्रा आ रही है, लेकिन इसकी जो वातावरण से पूरी की पूरी मात्रा नहीं आ रही है। तो इस कारण से भी क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। अब इसकी कमी को कौन पूरा करता है, हम देख रहे हैं ये तो हमारा क्या है, Fe+2 है ना यहां पर। इसकी कमी को कौन दूर करता है, ये Fe+3, जो फेरिक वाला जो हमारा आयरन का जो दूसरा हम कह सकते हैं पदार्थ है, जो दूसरा समस्थानिक है, वो हमारा क्या हो जाता है, यहां पर आ जाता है। तो Fe+2 की बजाय Fe+3 आ जाता है इस कमी को दूर करने के लिए, और इसकी जो मात्रा होती है वो इससे क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए यहां पर भी धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाता है। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आयरन की जब हम बात कर रहे हैं, फेरस ऑक्साइड बना रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ऑक्सीजन का भी एक होना चाहिए, आयरन का भी एक होना चाहिए फेरस ऑक्साइड में, लेकिन आयरन की मात्रा मैंने कहा 0.93 से 0.96 के बीच में होती है। तो इसका अर्थ है कि आयरन पूरा का पूरा नहीं आ रहा। तो कुछ स्थानों पर आयरन के +2 के स्थान पर आयरन का Fe+3 आ जाता है, रिप्लेस कर देता है। लेकिन यहां पर क्या हो जाती है, धातु न्यूनता दोष उत्पन्न हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने समझा कि जो नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष होते हैं वो उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। हमने बताया ये दो प्रकार का है। पहला हमारा हो गया धातु आधिक्य दोष, दूसरा है धातु न्यूनता दोष। पहले वाले में धन आवेश की मात्रा बढ़ जाएगी, ऋण आवेश की मात्रा कम होगी, और दूसरे वाले में हम कह सकते हैं ऋण आवेश की मात्रा ज्यादा होगी, धन आवेश की मात्रा कम हो जाएगी, जिसके लिए हमने FeO का आपको एग्जाम्पल दिया, फेरस ऑक्साइड का। तो मुझे लगता है आज की क्लास काफी आसान थी। आपको जो हमने दोष बताए हैं, बिंदु दोष, जिसको हमने यहाँ पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो दूसरा दोष था, जो रैखिक दोष था,
या जो लीनियर जो डिफेक्ट्स थे वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसकी केवल आप यदि परिभाषा याद कर लें तो वो आपके लिए उतना ही काफी रहेगा। यदि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं पर भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।